दोस्तों आज का जो वीडियो है वो लास्ट पार्ट है मैक फ्लेक्नो पोएम का, जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखी थी। इसमें मैं लाइन 175 से रीड करना शुरू करूँगी। इसके पहले पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे जॉन ड्राइडन जो है वो फ्लेक्नो को बोल रहे थे कि तुम अपने आप को जॉन बेंसन समझते हो कि तुम उससे रिलेटेड हो या तुम उसको प्रेस करते हो, इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम कुछ अच्छा कर लोगे, लेकिन असल में तुम सिर्फ उसे प्रेस करते हो, बट उसके खून का तुम्हारे में कुछ भी कतरा नहीं है। तो ये जो है हमारी नेक्स्ट स्टैंजा में उन्होंने पहली लाइन में बताया है। Thou art my blood, where Johnson has no part. What share have we in nature or in art? वो कह रहा है कि तुम्हारी आर्ट और मेरा खून, इसमें कहीं भी जॉनसन का कोई पार्ट नहीं है। हम लोग कुछ भी शेयर नहीं करते हैं इन नेचर और इन आर्ट। हमारा ना तो स्वभाव सेम है, ना ही हमारी आर्ट सेम है। Where did his wit on learning fix a brand and rail at arts he did not understand? वो बोल रहे हैं कि इसने अपनी बुद्धि को कहाँ से ये सीख के आया कि इसको कुछ भी आर्ट समझ में नहीं आता है। Where made he love in Prince Nicander's vein or swept dust in Psyche's humble strain? अगेन जो प्रिंस निकैंडर है, ये जो है एक कैरेक्टर है इनके ही प्ले से, शेडवेल के प्ले से, और जो साइके है वो उनका प्ले है। Where he sold he bargains, whip stitch kiss my earth, promised a play and a dwindle to farce. अब kiss my earth यानी जैसे हम आज के ज़माने में बोलते हैं kiss my ass, like भाड़ में जाओ इन हिंदी अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो, टॉक टू माई हैंड, समथिंग लाइक दिस। तो कह रहा है कि वो उसकी इंसल्ट कर रहा है अगेन, विप स्टेज किस माई अर्स, और इस तरीके से उनकी इंसल्ट कर रहा है आगे बढ़ के। When did his muse from Fletcher seen Purloin, as thou whole Etheridge thus transfused thine? अब पर्लुआ का मतलब होता है कुछ भी चुराना, तो तुमने भी जो है इधर उधर से सीन चुराए हुए हैं। बट सो ट्रांसफ्यूज्ड एज ऑयल ऑन वाटर फ्लो, हिज ऑलवेज फ्लोट्स अबव दाइन सिंक्स बिलो। लेकिन जैसे कि अगर हम पानी और तेल को मिला देंगे तो जो तेल है वो हमेशा ऊपर तैरेगा और जो पानी है वो अपने आप नीचे डूब जाएगा। उस तरीके से तुम भी भले ही दूसरों के जो ड्रामा से सीन्स है वो चुरा लो, लेकिन फिर भी तुम्हारा जो ड्रामा रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा और जो अच्छे ड्रामा है वो हमेशा ऊपर रहेंगे। दिस इज़ दाई प्रोविंस, दिस इज़ दाई वंडरस वे, न्यू ह्यूमर्स टू इन्वेंट फॉर ईच न्यू प्ले। वो कह रहा है क्योंकि ये तुम्हारा राज्य है और इसलिए इसकी जो तरीके भी हैं वो भी बहुत अलग हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता होगा कि जो कोई भी आप ड्रामा या कुछ भी लिख रहे हो उसमें 4 ह्यूमर्स होते हैं उसके, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो वो कह रहा है कि वैसे तो 4 ही ह्यूमर होते हैं, लेकिन क्योंकि तुम हो तो तुम क्या करो कि तुम हर एक प्ले के लिए एक नया ह्यूमर बनाओ, क्योंकि तुम इतना गंदा लिखते हो कि तुम उसमें भी तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। दिस इज़ द बोस्टेड बायस ऑफ दाई माइंड बाय विच वन वे टू डलनेस दिस इंक्लाइन। और तुम्हारा जो बोस्टेड बायस, तुम्हारा जो दिमाग है, जैसे लगता है कि तुम ही सबसे अच्छे और तुम्हें ही सब कुछ आता है, ये तुम सिर्फ डलनेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। इंक्लाइन होना यानी तुम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। विच मेक्स दाई राइटिंग लीन ऑन वन साइड स्टिल एंड इन ऑल चेंजेस दैट वे बेंस दाई विल। और इसीलिए तुम्हारी जो राइटिंग है ये सिर्फ एक ही तरफ झुकी हुई है, वन साइडेड राइटिंग है, कुछ भी कवर करने वाली नहीं है। वन साइडेड राइटिंग यानी बुरी तरीके की राइटिंग है, और इसीलिए जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हारी ही इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे हिसाब से चलेंगी और हर चीज़ मोनोटोनस और बोरिंग होती जाएगी। नॉर लेट द माउंटेन बेली मेक प्रिटेंस ऑफ लाइकनेस, दाइंस अ टिम्पनी ऑफ सेंस। अब यहाँ पे जो माउंटेन बेली की बात चल रही है, तो क्योंकि ऐसा है कि शेडवेल और जॉन ड्राइडन दोनों ही काफ़ी बड़े और मोटे इंसान थे, उन दोनों की बेली निकली हुई थी। तो इन मतलब जो हमारा पेट निकलता है तोंद हम जिसे बोलते हैं, तो दोनों की तोंद निकली हुई थी। तो कह रहे हैं कि लेकिन मेरी जो बेली है, कि हम दोनों के पास बेली तो है लेकिन हम दोनों का जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तुम्हारी बेली में से कुछ भी सेंसिबल नहीं निकलता है। अ टन ऑफ अ मैन इन दाई लार्ज बल्क इज रिट, बट श्योर दाउ आर्ट बाई क्लियरिंग ऑफ विट। कि तुम बहुत बड़े इंसान तो हो लेकिन तुम कुछ भी ढंग का लिख नहीं सकते हो। Like mine, thy gentle numbers feebly creep, thy tragic muse gives smile, thy comic sleep। और जब तुम कुछ लिखते हो तो तुम्हारी जो ट्रेजेडी है उससे लोगों को हंसी आती है, वो इतनी बुरी होती है कि तुम्हारी ट्रेजेडी से लोगों को हंसी आती है। और जब तुम कॉमेडी लिखते हो तो लोग सो जाते हैं। With whatever gall thou set thyself to write, thy inoffensive satire never bite। विथ वट एवर गोल यानी तुम जिस भी गोल से तुम या जो भी तुमने सोच के रखा है कि मैं ये लिखूंगा, ये सोच के तुम लिखने बैठते हो, कि तुम्हारे सटायर्स भी जो है वो इतने इनऑफेंसिव हैं, इतने बोरिंग है कि तुम्हारे सटायर से भी, वरना आप किसी का मजाक उड़ाओगे तो उसे बुरा लगेगा, राइट। लेकिन तुम्हारे सटायर्स भी इतने बोरिंग है कि किसी को कुछ गुस्सा आता ही नहीं है। इन दाई फेलोनियस हार्ट दाउ वेनम लाइज, इट डज बट टच दाई आयरिश पेन एंड डाइज।
तुम्हारा जो दिल में जहाँ पे तुमने ये सारा ज़हर भर के रखा है वो सिर्फ तुम्हारे पेन को छूता है और मर जाता है। मतलब जो ज़हर जो तुम सटायर से के थ्रू निकालना चाहते हो, जो उगलना चाहते हो, वो तुम्हारे पेन को छूते ही मर जाता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए तुम्हारे जो सटायर है वो इतने बोरिंग है। Thy genius calls thee not to purchase fame in keen iambic but mild anagram। वो कह रहा है कि तुम्हारा जो जीनियस, तुम्हारी जो बुद्धि है वो तुम्हें परचेस नहीं करने देगी, फेम यानी नाम शोहरत को वो परचेस नहीं करने देगी। एनाग्राम यानी कि कोई एक वर्ड जिससे हम दो नए वर्ड या और ज़्यादा एक वर्ड से हम उसके अंदर छोटे छोटे वर्ड्स मिला के हम कुछ नया वर्ड बना सके। तो ये भी एक तरीके की पोएट्री में यूज़ किया जाने वाला डिवाइस है। Leaving writing place and choose for thy command some peaceful province in acrostic land। या फिर तुम क्या करते हो कि तुम प्ले वे लिखना छोड़ के तुम कुछ और एक्रोस्टिक पोइट्री जो होती है, एक लाइन का जो पहला अल्फ़ाबेट है उससे एक वर्ड बन जाएगा। जैसे हम किसी के नाम पे पोएट्री लिखते हैं या कुछ, तो इस तरीके की जो पोएम है वो उसकी बात कर रहे हैं। There thou may wings display and alter rise and torture one poor word 10,000 ways। और ऐसी जो ये चीज़ें इनको वो इतना अच्छा नहीं मानते पोइट्री में, तो कह रहे हैं कि तुम वहाँ पे शायद जाके अपना टैलेंट दिखाओ। और ये मेरी फेवरेट लाइन है, वन एंड टॉर्चर वन पुअर वर्ड 10,000 वेज की। और इसीलिए तुम जो है एनाग्राम बनाने के लिए एक बेचारे वर्ड को, जो जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उस बेचारे वर्ड को तुम 10,000 अलग अलग वेज में तुम उसे टॉर्चर करोगे। एंड अब हम इस पोएम के लास्ट आंसर पे आ चुके हैं। Or if thou wouldst thy different talents suit, set thy own songs and sing them to thy lute। और फिर अगर तुम्हें कुछ और, शायद में भी तुम्हें पोएट्री या लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो तुम एक काम करो, खुद ही गाने लिखो और उन्हें बजाओ। He said but his last words were scarcely heard, for Bruce and Longville had trap prepared। तो अभी राजा जो है वो अभी भी बोल ही रहा था, लेकिन उसके जो आखिरी के शब्द हैं वो बहुत मुश्किल से ही सुनाई पड़े। लास्ट वर्ड्स वर स्कैर्सली हर्ड, मुश्किल से सुनाई पड़े, क्योंकि जो ब्रूस और लॉन्गविल है उन्होंने एक ट्रैप, एक साजिश जिसे हम बोलते हैं, कुछ उन्होंने प्रिपेयर करके रखा था। एंड डाउन दे सेंट दैट येट डिक्लेमिंग बार्ड सिंकिंग ही लेफ्ट हिज ड्रगर रोप बिहाइंड। और इसीलिए वो क्या हो गया कि वो नीचे गिर गया और उसका जो ड्रगर रोप था, ड्रगेड रोप जिसका मैंने बताया था कि वूल से जो बनता है, वो पीछे ही छूट गया। Borne upwards by subterranean wind, the mantle fell to the young prophet's heart with double portion of his father's art। और इसी के साथ जो है, जो सबटेरेनियन विंड है, हवा जो है वो चलने लगी और जो मैंटल है वो इस यंग प्रॉफिट के दिल पे गिरा। और इसीलिए उसके पापा से भी ज़्यादा, उसके पापा तो डल थे ही, राइट, उनका भी डबल पोर्शन उसके ऊपर आ गया। मतलब वो, अब सोचिए कि उसके पापा तो कितने मोनोटोनस, कितने बोरिंग, कितने डल थे, अब वो उनसे भी ज़्यादा डबल डल हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारी पोएम, उसके चारों पार्ट्स यहाँ ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकेंगे। अगर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकेंगे। जस्ट फॉर लाइक अ शॉर्ट रिकैप, अगर मैं आपको बताऊँ तो इस पूरी पोएम में जो है, जो राजा है मैकफ्लेक्नो, वो अपने बेटे शेडवेल को करोनेशन करेगा। उसके लिए वो एक लेक्चर नहीं, जो हम भाषण देते हैं, वो भाषण देगा, सब लोग उसको सुनेंगे। और बाय द एंड, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रैप प्रिपेयर्ड है, तो वो राजा जो है मैकफ्लेक्नो, वो अपना लेक्चर ख़त्म भी नहीं कर पाएगा। उसके पहले जो है उसको राजा की गद्दी से हटा दिया जाएगा। और जो उनका बेटा है टी.एस. शेडवेल, उसको अब अपने पिता से भी ज़्यादा डबल मोनोटनी और बोरिंगनेस मिल चुकी है और अब वो वैसे ही उस जगह पे राज्य करेगा। इसी के साथ जो है ये हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगे, आपको ये पोएम कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ जो पोप के जो पोएट्री और पोप की लाइफ के बारे में मैंने अगला वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं।